involved a lot of it's a multi-conceptual question. अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन JEE एडवांस में आया तो probably one or more than one correct में आएगा. Yo, physics with Vinay. Hi, I'm Vinopal and I'm back with season 6, episode number 6 from the prediction series. Prediction series में मैं ऐसे questions लेकर आता हूँ which are very unique, often made by me specifically for JEE Advanced and as well as Olympiads. जो बहुत यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं which require out of the box thinking which you probably will not find in your standard coaching material, but recent years में JEE Advanced इस तरीके के questions they have been asking. Alright, so आज के एपिसोड में we are going to deal with a multi-conceptual question involving magnetic fields, involving rotation as well as SHM. So I'm going to display the question on the screen. एक बार you can also pause the video and solve the question, try and solve the question on your own. And then take a look at my solution. Alright, so ये मेरे पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद चार्ज Q, टोटल चार्ज Q है, लेंथ L है, मास M है. इट्स प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट t इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 0 पे एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है एंड वर्टिकल देयर इज नो ग्रेविटी एक्चुअली. सो देयर इज नो ग्रेविटी. So ये axis मेरा z axis है. I should not use the word vertical because vertical implies that gravity is present. So I should be careful and not use the word vertical. ठीक है. So I will say कि ये वाला axis मेरा perpendicular to the rod is the z axis. उसके along angular velocity देके छोड़ दिया. So the rod has been rotated with an initial angular velocity omega naught about the z axis and it is released. Center of mass का initial velocity 0. दिया गया है that this entire phenomenon is happening in the presence of a magnetic field which is a variable magnetic field dependent on the coordinates. So B naught by L constant है, B naught constant है, L तो length of the rod है, x I cap plus y j cap minus 2z k cap ऐसा है. तो x y z are the space के coordinates. So I want to find the angular velocity of the rod as a function of time. I want to find the velocity of center of mass as a function of time. Okay. So इस क्वेश्चन को करते हैं. So मुझे ओमेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो आई विल ट्राई एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन. तो सबसे पहले लेट्स जस्ट काइंड ऑफ फिगर आउट कि मोशन किस तरीके से होगा. तो सबसे पहले तो जस्ट t इक्वल 0 पर, जस्ट अगर मैं t इक्वल 0 पर देखूं तो अगर ये y एक्सिस बोलूं, ये x एक्सिस बोलूं, सो आई एम लुकिंग एट द टॉप व्यू. ठीक है. जो y एक्सिस होगा वो इनवर्ड्स होगा, राइट. x क्रॉस y शुड बी अलोंग द z एक्सिस. सो y एक्सिस इनवर्ड्स होगा. अभी मैं उसको टॉप व्यू देख रहा हूँ. ठीक है. सो z एक्सिस मेरा आउटवर्ड्स है अभी इस टॉप व्यू में. तो किसी पॉइंट का यहाँ पर वेलोसिटी इस तरीके से है. वेलोसिटी इफ आई से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस s, इसका वेलोसिटी कितना है, ओमेगा s, राइट. अच्छा, तो इस पॉइंट ऑफ द रॉड का उस पे कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स है, बट लेट मी जस्ट कंबाइन दिस एज, लेट मी से कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लेट्स कॉल इट एस वेक्टर. ठीक है. तो थोड़ा सा यूजफुल हो जाएगा अपने लिए, कन्वीनियंट हो जाएगा. देखते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड आई कैन राइट इट एज बी नॉट बाय एल टाइम्स एस वेक्टर माइनस 2z के कैप. ठीक है. सो यहां पर you see this s vector is nothing but the position vector in the xy plane of any point. xy plane का position vector है, right. so यही मेरा s, magnitude of s vector यही s बन गया, correct. so यहाँ पे magnetic field के दो components हैं. एक तो है s vector के along radially इस तरीके से, and दूसरा है negative z axis के along. ठीक है. तो initially तो z का वैल्यू कितना है, इनिशियली z का वैल्यू 0 है. जस्ट t इक्वल टू 0 पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि किस तरीके से मोशन होने वाला है. तो इनिशियली z का वैल्यू 0 है. तो ये जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, कितना कंपोनेंट हो जाएगा, b नॉट बाय एल एस, इस तरीके से होगा. उसके कारण इस पे कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, v क्रॉस b. चार्ज को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो v मानने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस अभी विजुअलाइज करने के लिए चार्ज को पॉजिटिव मान रहा हूँ. सो v क्रॉस b. ठीक है. सो v क्रॉस b अंदर की तरफ को मतलब नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग होगा. ऑलराइट. व्हाट अबाउट एन इक्विवेलेंट पॉइंट हियर, s डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखता हूं तो वहां का वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है इनिशियली की बात कर रहा हूं.
एंड मैग्नेटिक फील्ड एस वेक्टर मतलब रेडियली अवे फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द एक्स वाई प्लेन, तो ऐसे में मेरे पास बी नॉट बाय एल इंटू एस, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टी इक्वल टू 0। यहाँ पर अगेन बी क्रॉस बी कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड्स, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। So this rod in this picture, this rod will experience a force in the negative z direction initially, okay, and therefore जो फोर्स होगा वो इनवर्ड्स होगा इस पिक्चर में, मतलब यहाँ पर ऐसे डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे। सो हर एलिमेंट पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। सो द सेंटर ऑफ मास विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन, ओके, ऑलराइट। So center of mass, let's say it acquires a negative z component along velocity. Okay. So now after a little bit of time, let's again analyze. After a little bit of time, just dt, just थोड़े टाइम के बाद उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो xy प्रोजेक्शन देख रहा हूं मैं, तो रॉड अभी कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी के कारण रॉड रोटेट करेगा, एंड ऑफ कोर्स इट हैज गॉन अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस एज वेल, बिकॉज़ वी सॉ कि ये जो फोर्सेस है वो नेगेटिव z, यहाँ पे जो फोर्सेस है तो वो नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग है, तो ऐसे नीचे जाएगा एंड ऐसे रोटेट भी करेगा, ऑलराइट। सो इट विल गो डाउन एंड इट विल रोटेट इस तरीके से, ओके। सो यहाँ पे मैंने ऊपर के टॉप व्यू बनाया एक्स वाई प्लेन में, दिस इज नॉट दिस इज एट सम नेगेटिव z वैल्यू, ओके। सो नाउ लेट्स एनालाइज कि कैसा मोशन होगा। इसका कुछ वेलोसिटी ऐसे है एंड एक इनवर्ड वेलोसिटी भी है, ट्रांसलेशन ऑफ द रॉड के कारण सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस s है, तो ये ओमेगा s वेलोसिटी है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का z कंपोनेंट भी कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगा। इनिशियली तो z का वैल्यू 0 था यहाँ पर, बट आफ्टर सम टाइम द रॉड इज अलोंग सम नेगेटिव z डायरेक्शन, यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर ऐसे रॉड है बिलो द एक्स एक्सिस है, ठीक है, बिलो द एक्स वाई प्लेन, ओके। सो यहां पर कौन से कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स रखेंगे, एक तो ये बी नॉट एस बाय एल ऐसे लगेगा, राइट। तो उसके कारण तो ऑफ कोर्स फोर्स वही नेगेटिव z डायरेक्शन में लगते बैठेगा, ओमेगा एस इनटू बी नॉट, ये वेलोसिटी v क्रॉस b नेगेटिव z डायरेक्शन में लगेगा, राइट। But what about this b नॉट बाय l into 2z k कैप, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है यहाँ पर, एंड ये जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, तो कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये ओमेगा s वेलोसिटी एंड एक इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b नॉट बाय l into 2z, राइट। मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए मुझे, तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, v क्रॉस b विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, सो v क्रॉस b वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स, राइट। एंड व्हाट अबाउट द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑन द अदर साइड, उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे है, ओमेगा s, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, सो ओमेगा s क्रॉस b वो ऐसे लगेगा। So my point is that this magnetic field component, the z component of magnetic field, will not affect the center of mass because they will just cancel out. So it won't affect the motion of the rod. समझ में? It will not affect this magnetic field z component will not affect the motion of the rod. Okay. So therefore only this component will be affecting the motion of the rod. जो velocity component of rod है कोई भी point का, वो एक ओमेगा ऐसा है, एक z component के along भी है because of the translation of the rod center of mass का velocity. That obviously cross product with the z component will be 0. Z component of velocity and if you take the cross product of that with the z component of magnetic field, the force will be 0. So basically, in conclusion, this component of magnetic field will have no role to play in the motion of the rod. Okay. So now we've established कि सिर्फ इतना ही अपने को एनालाइज करना, इसी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट को एनालाइज करना है। So now let's write the mathematical equations. So अगर मैं इस डायग्राम को देखूं किसी इंस्टेंट पे at some general time t, the force
the force that is acting would be omega s into b naught s by l. So यहां पर देखो कोई भी एलिमेंट लूं मैं, I am drawing the xy projection at some general instant. So at a distance s एक ds एलिमेंट लूं, इसका width है ds, तो उसका वेलोसिटी कितना है ओमेगा s, करेक्ट. तो उसका dq चार्ज कितना बन जाएगा q by l into ds. तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स विल बी अलोंग द z कंपोनेंट, राइट. सो द फोर्स विल बी अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन. तो कितना बन जाएगा q by l into ds dq into v into b मतलब ये b naught s by l, and this will all be along the minus k cap direction, right. तो अब मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. सो आई जस्ट इंटीग्रेट. सो माय फोर्स वेक्टर वुड बी माइनस क्यू ओमेगा बी नॉट बाय एल स्क्वायर, ये तो सब कॉन्स्टेंट्स है, इंटीग्रल एस डी एस के कैप सॉरी एस स्क्वायर डी एस फ्रॉम, सो आई इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to l by 2. आधे रॉड के लिए डबल कर दूंगा, चलेगा ना, 0 से l by 2 एंड देन आई जस्ट डबल इट. ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, आई गेट माइनस क्यू ओमेगा बी नॉट बाय एल स्क्वायर एस क्यूब बाई 3 मतलब एल क्यूब बाय 8 इंटू 3 इंटू 2, करेक्ट. एस क्यूब बाई 3 कर दिया मैंने, लिमिट्स लगा दिया. तो ये बन जाएगा माई फोर्स वेक्टर वुड बिकम माइनस क्यू बी नॉट एल बाय 12 ओमेगा के का. ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू MACM vector. So you see the motion of the center of mass is only along the z-axis. The rod is not, the center of mass will only perform straight line motion along the z-axis. So to visualize the motion ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा रोटेट करके ऐसा नीचे जा, ठीक है. So it's rotating and going down. Okay, तो ये मेरा force equation आ गया. So I can say dVCM by dt is minus q b naught by 12, ये सब कांस्टेंट्स है, टाइम्स ओमेगा. सो लेट मी टेक ये, दिस इज द z कंपोनेंट, इट्स अंडरस्टूड. ओके, सो VCM मतलब इट्स द z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ऑलराइट, तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया. ऑब्वियसली ना ओमेगा में आल्सो बी वेरिएबल विद टाइम. ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट. इनिशियल ओमेगा नॉट दिया था, बट इन जनरल ओमेगा में बी वेरिएबल. सो वी हैव टू लुक एट दैट, वी हैव टू राइट सम टॉर्क इक्वेशन फॉर दैट एज वेल. तो वो लिखते हैं. तो टॉर्क इक्वेशन कैसे लिखूं? टॉर्क इक्वेशन कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण आएगा, जो वेलोसिटी कंपोनेंट इनवर्ड्स है. यहां पर जो वेलोसिटी कंपोनेंट इनवर्ड्स है VCM क्रॉस ओमेगा s. सो VCM क्रॉस दिस मैग्नेटिक फील्ड B नॉट s by L. VCM इनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एक यहां पे बना देता हूं. लेट मी जस्ट इरेज दिस. सो कोई जनरल इंस्टेंट पे मेरे पास ऐसे एक रॉड है, तो एट अ डिस्टेंस s इसका जो वेलोसिटी है वो ओमेगा s ऐसे है एंड VCM इनवर्ड्स है. तो ये जो VCM वेरिएबल है दैट इज द z कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो इनिशियली इट विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू. ओके, तो अगर मैं फोर्स लिखूं ड्यू टू VCM, आई डोंट नीड ओमेगा s हियर. सो इनवर्ड्स जो वेलोसिटी है VCM क्रॉस B naught s by L, कौन से डायरेक्शन में आएगा? VCM क्रॉस दिस would be in this direction, correct? So can I say the force would be dq into VCM का magnitude into B naught s by L, right? And exactly on the opposite side of the center of the rod, उसका velocity again downwards ही है velocity. I'm only dealing with the center of mass VCM वाला component of velocity, तो वो भी इनवर्स है, बट मैग्नेटिक फील्ड अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में B naught s by L. ऑब्वियसली द फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस. सो मैग्नीट्यूड विल बी dq VCM का मॉड इनटू B naught s by L, करेक्ट. ऑलराइट, सो कैन यू सी दैट द टॉर्क, ये ऑब्वियसली टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, द नेट फोर्स विल बी 0, बट दिस टॉर्क इज ऑपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी. इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी इज along the z axis, correct.
but this torque is in the opposite sense, right? ये मेरा z axis है towards us, xy plane ऐसा है, so z axis is towards us, so the angular velocity is towards us but the torque is inwards, so I can write torque कितना बन जाएगा, देखो dq into mod vcm को मैं minus vcm लिखता हूँ because more down the z axis, negative z axis के अलग जा रहा है, ठीक है, this into s, this is my torque, इसको इंटीग्रेट करूंगा from 0 to l by 2 करके डबल कर देता हूँ दोनों साइड्स के लिए, should be equal to I alpha. So I'll write ml square by 12 into, but with a negative sign. Why? Because the torque is opposite to the angular velocity. Okay. All right. तो अब इसको थोड़ा सा फटाफट इंटीग्रेट कर दे. dq को मैं क्या लिख सकता हूँ? q by l into ds, s into s को s square कर दिया. All right. तो देखो क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट के I'll get q vcm b naught by l square, तो कांस्टेंट्स है. s square का इंटीग्रल l cube by s square का इंटीग्रल s cube by 3, लिमिट्स लगाऊंगा l by 2, तो l cube by 24 into 2, कैलकुलेशन देख लेना, should be ml square by 12 into d omega by dt. तो देखो d omega by dt का वैल्यू देखो क्या बन जाएगा, q vcm b naught q b naught by ml, चेक कर लो सही, कैलकुलेशन तो सही किया, ठीक. So these will be my two equations. All right. So now you can see that these are coupled equations. Coupled matlab derivative of velocity of center of mass depends on omega, derivative of omega depends on velocity of center of mass. So these are coupled equations, but these kind of equations you should be able to solve them very easily because you may have already encountered ऐसे coupled equations, especially when solving for cycloid motion, जब crossed electric and magnetic fields होते हैं. So you might have already encountered किस तरीके से ऐसे equations को solve करना चाहिए. Very simple, एक का derivative लेके दूसरे में substitute करना है and orally दिख जाना चाहिए कि SHM का equation आने वाला है. Alright, so what I'm going to do is I'm just going to erase the rest of the board. I'll keep these equations and we'll just quickly solve these equations. बाकी physics तो पूरा हो चुका है, बस last में ये दो mathematical equations अभी solve करने बचे हुए हैं. Okay, so let me just erase the board. Alright, so we've done a lot of hard work and we've arrived at these two final equations. अभी बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो एक का डेरिवेटिव ले लेता हूँ. इसका मैं डेरिवेटिव अगर मैं ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा d2 omega by dt squared equals, yeah, let me take derivative of this first. Doesn't matter, but because velocity of center of mass initially 0 है, तो पहले center of mass के velocity के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, शायद वो इजी हो जाएगा. देखते हैं. So d2 vcm by dt squared should be minus q b naught l by 12m into d omega by dt, which is this. ठीक है, तो ये l तो कट गया. So d2 vcm by dt squared should be equal to minus some omega square into vcm. Capital omega use करो, where omega squared is what? q b naught by 12, q square b naught square by 12m square. ठीक है. ऑलराइट, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये है, कांस्टेंट्स, तो ये तो एसएचएम इक्वेशन बन गया ना. तो आई कैन से VCM इज इक्वल टू सम V नॉट which we do not know into sin ओमेगा t प्लस phi, बट इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो ये मैं phi हटा देता हूँ. एंड एक्चुअली मुझे पता है कि वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, राइट, z एक्सिस. तो इफ आई राइट इट, if I say कि this is the z component, so this v naught will have to be some negative number. We'll have to first calculate this and we'll have to ensure that it is a negative number, it's some negative value, because we know कि initially तो वो negative z axis के along जाने वाला, physically अपने को पता है. तो ये v naught constant calculate करना है अपने को. Okay, अब मुझे angular velocity निकालना है. तो angular velocity कैसे निकालूं? similar process करूंगा. इसको एक बार differentiate करता हूँ, तो I can write this is equal to q b naught
ml into dVcm/dt. तो when I substitute dVcm/dt, ये फिर से this and this will get multiplied, तो यही ओमेगा स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा ना, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा. ठीक है, सो ओमेगा बन जाएगा सम ओमेगा नॉट साइन ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ. ओके, नाउ ये ओमेगा नॉट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी. इज दिस इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी? मैंने तो लिख दिया, बट इज दैट इक्वल? वी कैन डायरेक्टली से कि यस इट इज इक्वल. ये जो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी वो वही इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ही है बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन. सी मैग्नेटिक फील्ड डजंट नो वर्क. सो मैग्नेटिक फील्ड अगर वर्क नहीं करेगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड कंजर्व्ड है. सो इनिशियली पूरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था एंड एट अ जनरल इंस्टेंट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा. तो जो इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है that will correspond to the maximum rotational kinetic energy, and therefore omega का value maximum initial वाला ही होना चाहिए. Okay, all right, and therefore I can also say, I can just directly say कि instead of sin omega t plus phi, I can say it will be cos omega t. मतलब phi का value pi by 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा because initially वो पॉजिटिव एक्सट्रीम वैल्यू पर है ओमेगा. या डायरेक्टली बोल दो ओमेगा नॉट cos ओमेगा टी, बिकॉज मुझे पता है ओमेगा नॉट मैक्सिमम वैल्यू है ओमेगा. ओके, एंड इनिशियली टी इक्वल 0 पे ओमेगा नॉट होना चाहिए. सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली से कि दिस इज माय सॉल्यूशन. ओके, तो ये तो मेरे पास आ गया, बट व्हाट अबाउट दिस? वी नॉट का वैल्यू तो निकालना बाकी है ना. तो उसके लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूं? हाउ डू आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट? सो कैन आई यूज दिस, कैन आई यूज सम दिस इक्वेशन? Can I use this equation and substitute t equal to 0? क्योंकि the derivative of VCM by dt would be omega v naught cos omega t. तो at t equal to 0, I can say omega v naught should be equal to this minus q b naught L by 12m. Initial value of omega क्या है? omega. So you see, as expected, V naught comes out to be a negative value, which we already knew, which we already expected कि वैसे ही होना चाहिए. All right, and now with the value of V naught, we have solved the velocity of center of mass as a function of time as well. Okay, बस ये चीज यहाँ पे substitute करना, ओमेगा का value substitute कर सकते हो यहाँ पर. All right, so it's a very nice question which involved a lot of it's a multi-conceptual question. अगर इस तरीके से अगर question JEE advanced में आया तो probably वन और मोर देन वन करेक्ट में आएगा या पैसेज टाइप में आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप में. ओके, एंड दे कैन आस्क मल्टीपल सब क्वेश्चंस वगैरह. सो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थे. वी हैड टू फर्स्ट विजुअलाइज द मोशन ऑफ द रॉड, वी हैड टू फिगर आउट द टॉर्क इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन इंटीग्रेट करके, एंड देन वी हैड टू रियलाइज कि द जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज नो रोल टू प्ले इन द मोशन ऑफ द रॉड. देन वी रोट द फोर्स इक्वेशंस, टॉर्क इक्वेशन लिखना पड़ा, एंड देन वी had to conclude कि SHM है, and then उसको solve करके वो initial conditions, ये वाला चीज़ भी important है, t equal to 0 पे कैसे हमने इस constant का value निकाला. So ऐसे generally जब ऐसे coupled equations रहते हैं, generally t equal to 0 पे वो value देखकर पता चल जाता है. तो t equal to 0 पे derivative देखकर generally you are able to solve for the constant. And of course we use the fact that energy is also conserved to recognize that omega naught is indeed the maximum angular velocity. So it's a very deep question that I came up with. So I hope you've enjoyed the episode. Let me know in the comment section कैसा चल रहा है तुम्हारा preparation. I will see you next time and I will see you at the top.